और एक तीसरा मेरा एक सवाल है, आप जब हमने पिछला वाला सेशन शुरू किया था, ठीक है, तो आप नवरात्रि के बारे में बोल रही थी, नवरात्रि की साधना जो चल रही थी। तब फिर आपने बोला था कि कुछ चीजें आप आराम से बैठिए, 5 मिनट शांति से बैठिए, अपने विचारों को देखिए क्या कह रहे हैं, उसमें से जो उनके पीछे भाव देखिए, फिर विचार जो आएंगे उनको लिखिए और फिर आप पूछिए, अपने मेंटोर से पूछिए। ठीक है। तो अभी मैं जब भी देख रहा था अपने थॉट्स को, तो मेरे को दिख रहा है, एक तो गुस्सा उभर रहा है, दूसरा द्वेष आ रहा है। तो अभी फिर मैं इसका क्या करूं? अब मैं क्षमा सभी से मांग लूं? अभी ये गुस्सा तो आ रहा है, ठीक है, तो इससे काम हो जाएगा कि इसको और भी कुछ करूं? और बहुत कुछ करना होगा। थोड़ा सा अपने क्रोध में प्रवेश करिए। जब गुस्सा आता है तो किस प्रकार के विचार चल रहे होते हैं, अहंकार में क्या चल रहा होता है। कई बार हमें गुस्सा भी आता है ना, तो हमें पता होता है कि गुस्सा आ रहा है और हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर भी क्रोध आता रहता है। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो लगता है शिट, बेकार ही क्रोधित हुए। क्षमा याचना जो है वो एक टूल ज़रूर है जो आपको सपोर्ट करती है टू मूव अहेड। बट वेदांत में जाएँगे तो क्षमा का प्रश्न कहाँ उठता है? जहाँ एकोहम द्वितीयो नास्ति है, तो क्षमा कौन माँग रहा है, किससे माँग रहा है? लेकिन हमारा अनुभव उस वननेस का तो होता नहीं है। हमारा अनुभव तो मेनी, बहुत माया का होता है। तो जब वो हमारा अनुभव है तो वही हमारा सत्य है। तो उससे आगे बढ़ने के लिए क्षमा वगैरह अच्छा है। इट्स अ गुड टूल, इट्स अ वेरी हेल्पफुल टूल। यूज़ दैट, डू दैट। और अपने भाव पर ध्यान दें जब आप क्षमा याचना कर रहे हों। इट शुड नॉट कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ डूइंग कि यार करना है तो कर रहे हैं। रैदर अ जेन्युइन ऑथेंटिक रिपेंटेंस नहीं बोलूँगी, बट ऑथेंटिक आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। लेकिन बात यहाँ अगर रुक जाएगी तो मुश्किल है। बात तो यहाँ तक जानी चाहिए कि जिसको क्रोध आ रहा है उसका आपको पता हो किसको क्रोध आ रहा है। ओ एम आई कर रहे हैं ना, किसको क्रोध आ रहा है। और वो जो छवि है, वो जो पर्सनालिटी है जिसको क्रोध आ रहा है, ज़रा उससे रूबरू होइए कि वो क्यों छुप कर बैठा है आपके भीतर। उस पर्सनालिटी को आपने इतनी खुराक क्यों दे दी है, इतना बल क्यों दे दिया है, इतना वैल्यू क्यों दे दिया है कि उसे क्रोध भी आता है और वो आपके पूरे सिस्टम को, आपके पूरे तंत्र को हिला देता है। So go deeper, penetrate into, come to a space wherein you can figure out what is bringing anger in you. तो वो पर्सनैलिटी कहीं छुपी हुई है जिसका आपको पता नहीं है। और जब आप क्रोधित होते हैं तो वो पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो क्योंकि उस पर्सनैलिटी का पता नहीं, उस अहंकार का पता नहीं है, उस इमेज का पता नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कुछ कार्य नहीं हो पाया है। तो क्रोध को एक अपॉर्च्युनिटी मानिए। वो आपके सामने आपकी छवियों को लेके आ रही है, वो आपके समक्ष अ, उस शील को प्रस्तुत कर देती है जो कहीं छुप कर बैठा हुआ है। और अब आपके पास एक अवसर है कि उस शील को आप ध्वस्त कर दें, उसको उसका विगलन कर दें, उसको डिसॉल्व होने दें, उसको समर्पित कर दें। सरेंडर देयर एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। You will know why is anger coming, to whom is anger coming, why have I given it so much of importance that I should get angry. अभी 2 दिन पहले
this guy who does some social media work for me, reels editing, etc. He was very upset because I was talking about this episode of Bhagalpur, that it's a big um, forest area, 100 acres or so, which has been sold at rupee 1, 1 year lease for rupee 1 to Adani's. And of course, their desire is only industrialization. Who cares about environment? So this guy who has picked up this entire मूवमेंट कि नहीं हम वृक्ष नहीं कटने देंगे और रील्स बना के डाल रहा है वगैरह वगैरह और प्रश्न खड़े कर रहा है. He said that he has been cut into some 30 pieces or so and cemented, मार दिया गया है. And he was saying that many reporters are being killed in that area. So there was a lot of anger in him, and there was a lot of क्यों. Then I had to tell him that तुम जिस स्थान पर खड़े हो, तुम्हें क्रोध तो आ रहा है, पर तुम इस क्रोध का करोगे क्या? तुम जाकर के उस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हो. और ऊपर जब पॉलिटिकल गेम चलता है, तो वो किस स्तर पे चलता है और उसमें कितने दांव पेच है, इसका मुझे और तुम्हें तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है. हम सोच भी नहीं सकते. उनकी बुद्धि इतनी आगे चली जाती है. तो इसीलिए प्रार्थना करो और अपना काम करो. इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और हल नहीं है. और नहीं तो अपना ये सब जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के लगो एंड गो एंड टेक द मूवमेंट अहेड. और अगर वो नहीं करने की हिम्मत है, तो कई बार क्रोध हमें इसलिए भी आता है क्योंकि वी फील हेल्पलेस. हम बड़े नपुंसक से अपने आप को महसूस करते हैं कि वाई एम आई नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. तो वो भी हमारी एक छवि होती है. हमें लगता है कि हम तो कितने उस्ताद हैं, हम तो क्या ही कुछ कर लेंगे, हम बड़े वैल्यू बेस्ड जीते हैं, हम कितने वी आर सो यू नो प्रो इन्वायरमेंट एट्सेट्रा. लेकिन वही अपने रोज के छुटपुट व्यवहार में देखिए, पॉलिथीन क्या धड़ल्ले से हम प्रयोग में लाते हैं. देखिए कि हम कितनी बार दुकान जाते हैं तो हमारे हाथ में थैला होता ही होता है और कितनी बार छूट जाता है. देखिए कि now it is a well known fact that the textile industry is the second biggest pollutant of the planet, especially because of all the uh, synthetic material, the nylons and the rayons and all of that. तो देखिए कि हम क्यों खरीदते हैं वैसे कपड़े. क्या आवश्यकता है इतने कपड़ों की, क्या आवश्यकता है इतने डिजाइन्स की, क्या आवश्यकता है इतने वैरायटी की. देखिए कि जब आप जाते हैं बाहर कुछ खाते हैं तो वो जो प्लास्टिक का स्पून मिलता है, आप ले जाते हैं क्या चम्मच स्टील का या लकड़ी का अपने साथ. तो हर छोटे बड़े स्थान पर तो हम चूक जाते हैं. उसके बाद हम बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बनने चलते हैं. जो हमारे अधिकार का है, जो हमारे वश का है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं पाते. उसमें हम खरे उतरते नहीं हैं. तो क्रोध को थोड़ा सा जानना पड़ता है. उसका उद्गम कहाँ हो रहा है, क्यों उठ रहा है, क्या कहता है. फिर वही ऊर्जा आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है. तो वो होने दें, ज़्यादा उत्तम रहेगा. अब वो कैसे होगी, तो जब इन चीज़ों का आप विगलन करेंगे और आपका वन पॉइंटेड फोकस होगा तो आप प्रत्याहार की तरफ आगे बढ़ेंगे. फिर प्रत्याहार से धारणा, ध्यान, समाधि. तो उस ओर बढ़िए ना. और मार्गदर्शन का जहाँ तक प्रश्न है तो वही बात फिर से वही आती है कि जब हम अपनी पात्रता को विस्तृत करते रहते हैं, वृहत करते रहते हैं, तो मार्गदर्शन आ जाता है.
ये मत सोचिए कि मार्गदर्शन कैसे आएगा, वो आ जाएगा। हुँ, आपने तो नहीं सोचा था ना कि हू एम आई आप करेंगे, बट वो आपके लिए एक्सेसिबल हुआ ना, जैसे आपकी पात्रता बढ़ी, बिल्कुल, आपने देखा कि उसका कितना बिल्कुल, प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो ऐसे ही बिल्कुल। जीवन में और कुछ भी बहुत कुछ होगा। थोड़ा पेशेंस और अपने ऊपर काम। पेशेंस बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी संभावनाएँ होती हैं, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हमको लगता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? नहीं, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। और ठीक ऋषि है? जी, अब आप पेशेंस वर्ड यूज़ करती हैं, तो पेशेंस यानी फ़ेथ होगा? कुछ और होगा? पेशेंस यानी समर्पण। उसको देखने दीजिए ना। लेट एक्जिस्टेंस डू द रिक्वायर्ड। हर जगह हमको बाजी मारने की क्या आवश्यकता है? हर जगह अपनी नाक लंबी करके घुसेड़ देते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग आपकी कृपा से? व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग? यू टेक केयर। मेक मी रेडी फॉर दिस टू हैपन इन माय लाइफ। रेडी मी। मुझे तैयार कर दो। मुझे मार्गदर्शन दो कि मैं तैयार हो जाऊँ। बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? नमस्ते। प्रश्न नहीं है पर समथिंग दैट शील जी सेड, उसके प्रत्युत्तर में एक रिफ्लेक्शन आया कि जब आपको क्रोध आता है तो आपने उत्तर दिया कि देखो कौन से विच आइडेंटिटी से आपको आ रहा है और वो कितनी गाढ़ी है आपकी। दूसरा, जो मैं कर रही हूँ आजकल, इट हैज बीन वर्किंग फॉर मी। पता नहीं कब तक काम करेगा, पर जब जो भी है, विच इज लाइक कि हर चीज को हमें ऐसे नहीं लेना है कि सामने वाले ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो उसका एजेंडा हमारी इंसल्ट करने का था, हमें क्रोधित करने का था। नहीं, ही डिडंट हैव एनी सच एजेंडा। वो अपने हैबिट से दे आर हैबिचुएटेड टू डू सर्टेन थिंग्स देयर वे, तो बस वो वही कर रहा है। उसमें हम क्रोधित हो गए और हमने सोचा कि वी मेड इट लाइक वी पर्सनलाइज्ड इट। करेक्ट। एब्सोल्युटली। जब सामने वाले के किसी व्यवहार से हम क्रोधित होते हैं और हम कहते हैं कि सामने वाले ने किया, तो असल में हमारा एक इमेज है हमारे बारे में जो कि आहत हो रहा होता है। एक पर्सनैलिटी है जो कि आहत हो रही होती है। हमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि एक्सपेक्टेशन है हमारा जो चूर-चूर होता है। आई वाज़ वेरी रिसेंटली गिविंग दिस ट्रिक टू समबडी 2-3 दिन पहले कि शी वाज़ वेरी अपसेट विथ हर office environment and all. I said, you do one thing when your supervisor is abusive, she is saying left, right, and center. You just think कि ये कितनी अभागी है ना, इसको पता ही नहीं है कि शांत होना क्या होता है, प्रेम में होना क्या होता है। ये हमेशा ही ईर्ष्या में रहती है, या हमेशा ही प्रॉब्लम में रहती है और वही दूसरों को देती रहती है। इसके अंदर कितना प्रॉब्लम भरा हुआ है। यू चेंज योर डायलॉग। यू चेंज योर डायलॉग विथ योरसेल्फ। इन द मोमेंट यू विल चेंज योर डायलॉग विथ योरसेल्फ, यू विल नॉट गेट एंग्री। कल ही मैं बता रही थी पारुल जी एंड विद्या जी लोगों को नारद भक्ति सूत्र में। आई जस्ट सॉ दिस मूवी नरसिम्हा एंड Prahlad, this sweet small boy, he is he is to be, उसको मृत्यु दंड दिया गया है और उसके पिता ने कहा है कि इसे पागल हाथियों से कुचलवा दो। तो उसको एक राउंड ड्रम में बांध दिया है हाथ पैर, ताकि वो हिले नहीं, और दोनों तरफ से पागल हाथी आ रहे हैं। तो हाथियों को जब छोड़ा तो उसके पहले एक जो उसका हितैषी है वो कहता है कि प्रहलाद अब भी मान जाओ, छोड़ दो विष्णु को और अपने पिता को ईश्वर स्वरूप में स्वीकार करो। तो वो कहता है, आप कितने दुर्भाग्यशाली, आपका कितना दुर्भाग्य है कि आपको उनके प्रेम का कुछ पता ही नहीं है।
कि आपने वो रस कभी चखा ही नहीं। क्रोधित होने के बजाय ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस दैट ये कैसे गधे हैं, इनको श्री हरि के बारे में नहीं पता और बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु को ईश्वर मान लो। ही इज नॉट रिवोल्टिंग, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज सेइंग आपका कितना दुर्भाग्य है दैट यू कांट टेस्ट द नेक्टार ऑफ लव, ऑफ डिवोशन टू श्री विष्णु. So the moment you will change your dialogue, a lot changes. That's a beautiful trick, and it's initially it looks like a trick to mind, but actually it's not a trick. That's the reality also. लेकिन क्योंकि हमको पता नहीं होता ना इन बातों का, हम तो बड़े अहंकारी बैठे रहते हैं, तो फिर इनको इनिशियली एज अ ट्रिक यूज करना पड़ता है। फिर अचानक से बातें कौंधती कि अरे ये तो सत्य ही था, ये कोई ट्रिक व्रिक थोड़ी था, ऐसा ही तो होता है, यही तो है। So yes, that will work. That will always work, Abhaji.